हेलो एवरीवन, दिस इज अलका शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू योर ऑन चैनल जिज्ञान। तो भाई आपका जेई एडवांस का रिजल्ट तो सबका आ ही चुका है, यानी 9 तारीख को आपका रिजल्ट आ चुका था। सबको अपनी रैंक भी मिल गई है, सबको अपनी कैटेगरी रैंक भी मिल गई है। अब सिर्फ देखना बाकी है कि कौन सा कॉलेज किसको मिलना है। तो उसका एक ही प्रोसीजर है, जोसा। तो जोसा किस तरीके से काउंसलिंग करेगी, आपको ये बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। उसमें आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है, कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, उन्हीं के ऊपर एक छोटा सा वीडियो हम आपके लिए लेके आए। तो शुरुआत करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं देखना कि भाई जिन बच्चों ने जेई मेंस का एग्जाम दिया है, ठीक है, उसमें भी पेपर 1 और 2 होते हैं, यानी एक बीआर का पेपर होता है, एक बीटेक के बीई के लिए पेपर होता है। तो अगर अगर आपने पहला पेपर दिया है, यानी बीई के लिए मेन पेपर दिया है, उसमें आप एनआईटी, आईईएसटी, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीज के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको वही कॉलेज दिखेंगे लिस्ट में जो आपके यहाँ पे मेंस के बेसिस पे सिर्फ यही कॉलेज आपको यहाँ पे दिखेंगे। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जेई एडवांस की, यानी जिन्होंने जेई एडवांस का एग्ज़ाम दिया है और क्वालिफाई हो गए हैं, तो उनके लिए यहाँ पे आईआईटी भी इंक्लूड हैं, यानी वो आईआईटी, एनआईटी, आईएसटी, आईटी किसी में भी जा सकते हैं। ऑब्वियसली दे विल गो फॉर आईआईटीज। क्लियर। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि भाई देखिए, अब ठीक है, साइट जोसा की साइट पे किसी भी टाइम, मतलब उन्होंने 10 तारीख का टाइम दिया हुआ है शाम को 5 बजे के बाद, तो वो कभी भी अपने इस पोर्टल को ओपन कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, कैसे लॉगिन करना है, पहले हम उसे देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस साइट पे जो गिवन साइट है josa.nic.in, इस पर आपको लॉगिन करना है। क्लियर। सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, अगर आपका जेई मेन का एग्जाम आपने दिया है या जेई एडवांस का दिया है, दोनों में से किसी का भी आप रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी जेई एडवांस वाले जेई एडवांस का और मेंस वाले मेंस का रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करके उसमें वो उनका यूजर नेम होगा। क्लियर। सेकेंड थिंग, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यानी नेम, आपको अपना नेम भी डालना है। आफ्टर दैट मोबाइल नंबर जो आपने अपने फॉर्म में फिल किया होगा वही नंबर होगा आपका। ध्यान रखना वो नंबर हमेशा आपका ऑन रहे, चार्ज रहे, क्योंकि जितने दिन ये काउंसलिंग होगी उस पर बहुत सारी डिटेल्स, बहुत सारे एसएमएस, ईमेल, कुछ भी आ सकता है, तो हमेशा उसे अपने पास और अपना हमेशा चार्ज रखें। सेकेंड थिंग, अगर उस पर एक ओपीटी आएगा, ठीक है, जो ओटीपी आएगा उससे आप उसे ओपन करेंगे, फिर उसमें एक अपना पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके लिए ओपन हो जाएगा। अब ये देखिए, ओपन तो हो गया। अब उसमें एक लिस्ट आती है कि आपको कौन से कॉलेज फिल करने हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको पता रहनी चाहिए कि शेड्यूल क्या है इवेंट्स का। तो ये आपके सामने है, हो सकता है ये आपके पास भी हो, फिर भी अगर नहीं भी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और ये आपको जोसा की साइट पे भी अवेलेबल है। ठीक है। तो जिसमें हम बात कर रहे हैं कि जैसे आज 10 जून है, तो 5 तारीख, ये 5 बजे के बाद ये स्टार्ट हो जाएगी काउंसलिंग प्रोसेस। और आपको ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो आपकी काउंसलिंग है उसमें आप कॉलेज फिलिंग जो कर सकते हैं वो कब तक कर सकते हैं। तो आप देखिए, 10 आप यहाँ पे 18 जून तक अपनी कैंडिडेट जो है वो चॉइस फिलिंग को कंप्लीट कर सकता है 18 जून तक। ठीक है, उसके पास यानी 10 से लेकर 18 तक का टाइम है। क्लियर। उसमें जितने भी कॉलेज चॉइस उसे करने हैं, कुछ भी डालना है, वो इस बेस पे कर सकता है 18 तक। राइट। आगे बढ़ते हैं हम। अब ये सारे पॉइंट्स जो हैं इनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें राउंड्स होंगे, राउंड्स 5 राउंड होंगे, 6 राउंड होंगे, वो किसके लिए होंगे वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने एक शेड्यूल दे दिया है कि कौन कौन से इवेंट्स की क्या डेट्स हैं, तो ये आपके घर पे कैलेंडर की तरह लगना चाहिए अभी कुछ दिनों के लिए। ठीक है। आफ्टर दैट ये आपका है जोसा काउंसलिंग का, ये आगे का है, क्योंकि ये पूरा आपको पता है, मैंने अभी बोला 5 से 6 राउंड होंगे, तो उनका सबका प्रोसीजर है, कब राउंड होंगे, कब उनकी क्या प्रोसीजर है उनका, किस तरीके से, जैसे एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए एक और राउंड एक्स्ट्रा है, वो कब तक है, तो पूरी ये शेड्यूल लिस्ट आपके सामने है। क्लियर। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। देखिए, आपने आपने सारी डिटेल्स अपनी फिल कर दी हैं, ठीक है। अब आप क्या कुछ चेंज कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि अगर at the time of registration of the JOSA website, candidates will not be allowed to change their personal details। अब वो कौन सी पर्सनल डिटेल्स हैं जिन्हें वो चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं वन बाय वन करके आपको बताऊंगी कि किसको वो चेंज कर सकता है और किसको चेंज नहीं कर सकता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं जो वो चेंज नहीं कर सकता। अब क्या चीज़ नहीं चेंज कर सकता, फादर्स, मदर्स एंड गार्जियंस नेम वो नहीं चेंज कर सकता है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वही होगा। वो अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं चेंज कर सकता। क्लियर। उसके बाद
क्लास 12 का एग्जामिनेशन बोर्ड जो भी उसका रहा है, सीबीएसई, एचबीएसई, जो भी बोर्ड रहा है, वो उसे भी नहीं चेंज कर सकता है, ठीक है। और जो अपनी उसकी कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, एससी है, एसटी, ओबीसी, जो भी है, उस कैटेगरी को भी चेंज नहीं कर सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिन्हें कोई कैंडिडेट पर्सनल डिटेल्स जो हैं जिन्हें चेंज नहीं कर सकता। अब क्या चीज़ वो चेंज कर सकता है वो देख लेते हैं। तो देखिए, अगर उसकी नेशनलिटी मतलब इंडियन, फॉरेन जो भी थी, उसे वो चेंज करना चाहता है, वो कर सकता है। सेकेंड थिंग, ईयर एंड प्लेस, जेंडर, उसका जो भी जेंडर है, सपोज गलती से मेल का फीमेल हो गया, फीमेल का मेल हो गया, तो उसे भी वो चेंज कर सकता है। क्लियर। एक और चीज़, अगर जो उसका 12th क्लास का पासिंग का स्टेटस है, उसे भी वो चेंज कर सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि उसने वो पहले होगा कि भाई 12th का भी रिजल्ट अवेटेड है या रिजल्ट आ गया है, तो जो भी स्टेटस है वो आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप अपनी पर्सनल डिटेल्स में चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जैसे अभी मैंने आपको दिखाया वो यही था, इसमें जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जोसा की साइड पे, वही चीज़ मैंने आपको क्लियर करके बताई कि क्या क्या आप चेंज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे ज़रा ध्यान से सुनना कि भाई आपको चॉइस फिलिंग करनी है। अब चॉइस फिलिंग के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है वो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुने। एक कि भाई आपकी ये तो आपको पता ही है कि 10 जून से स्टार्ट होगी और 18 जून 5 बजे तक ये एंड होगा इसका, ठीक है। तो ये तो आपकी टाइमलाइन हो गई, जिस टाइमलाइन में आपको ये करना है चॉइस फिलिंग। सेकेंड थिंग कि आपको कौन सा सीक्वेंस फिल करना है, तो ये आपका जेई मेन और एडवांस के बेस पे डिपेंड करेगा। ये कैसे भाई, कि जैसे आपने जेई मेन का एग्जाम दिया हुआ है, ठीक है, तो जेई मेन के एग्जाम के बेस पर ही वो आपको सिर्फ वही कॉलेज दिखाएगा जो जेई मेंस के बेस पे आते हैं, यानी एनआईटीज, आईएसटी और जितनी भी जीएफटीआई या सीएफटीआई है वो सिर्फ आपको दिखाया, आईआईटी नहीं दिखाएगा। और अगर आपने जेई एडवांस का एग्जाम दिया है तो उसमें आपकी आईआईटी भी ऐड हो जाएंगे विद एनआईटी प्लस के साथ, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग में आपको बहुत सारे कॉलेज दिखेंगे, उनमें कौन से कॉलेज आपको दिखेंगे वो ये पॉइंट था। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं भाई। अब मैंने क्या बोला कि इसमें अलग अलग राउंड्स होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि एनआईटी, आईआईटी, इन सब के लिए तो 5 राउंड्स टोटल हैं, ठीक है। 5 राउंड्स होंगे अगर आप आईआईटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने सिर्फ एनआईटी प्लस के लिए अप्लाई किया है तो एक और राउंड आपके लिए एक्स्ट्रा है। उस राउंड को हम 6 राउंड होता है जिसे हम सीसैब राउंड बोलते हैं, ठीक है। तो जो सीसैब राउंड है उसे सिर्फ ये सीसैब ही कंडक्ट कराती है और बाकी राउंड्स को आपको बताइए कि जोसा कंडक्ट कराती है। क्लियर। तो आईआईटी के लिए 5 राउंड्स, एनआईटी वालों के लिए 5+1 यानी 6 राउंड्स हैं। क्लियर। अब देखिए, जो आप चॉइस फिलिंग करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आप चॉइस फिलिंग करेंगे ध्यान रखना कि वो एक ही बार आप चॉइस फिल कर सकते हैं। मतलब जो आपकी विंडो ओपन है ना 10 से 18 तक, जो मैंने आपको बोला कि 10 से 18 तक, तो उसमें आप सिर्फ एक ही बार चॉइस फिलिंग, ऐसा नहीं है कि मतलब 18 के बाद नहीं कर सकते हो आप, लेकिन 10 से 18 तक आप कर सकते हो, उसमें चेंज भी कर सकते हो, प्रेफरेंस भी चेंज कर सकते हो। लेकिन वो सब कैसे होगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो जो ये 18 दिन की आपके पास 8 दिन की विंडो है, इसी में आप अपनी चॉइस को फिल ढंग से कर सकते हैं। अगर एक बार राउंड स्टार्ट हो गए तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्लियर है मेरी बात। तो पहले ही बहुत बहुत ध्यान रखते हुए सारी प्रेफरेंस कि किस तरीके से आपको ऑर्डर रखना है, मैं नेक्स्ट में आपको यही बताने वाली हूँ कि आपको फिल कैसे करना है, ठीक है। चॉइस आपको फिलिंग कैसे करनी है उसके लिए देखिए, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो भी आपका मोस्ट प्रिफरेबल कॉलेज है, ठीक है, उन्हें ऊपर रखें, यानी डिसेंडिंग से असेंडिंग की तरफ बढ़ें। जो कॉलेज आपको चाहिए वो सबसे ऊपर, फिर ऑर्डर वाइज कि उसके बाद ये कॉलेज, ये कॉलेज, ये कॉलेज। जैसे आईआईटी चाहिए आपको कोई, तो आईआईटी मान लो आपको दिल्ली चाहिए, उसमें कौन सी ब्रांच चाहिए वो आपने फिल किया। और उसके बाद आपको सपोज कोई एनआईटी भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप आईआईटी के बाद ही एनआईटी रख सकते हैं, आप आईआईटी के बीच में भी एनआईटी रख सकते हैं, फिर आईआईटी रख सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि ये पर्सनल चॉइस होती है कि किसको कौन सा कॉलेज अच्छा लगता है, किसको कहाँ जाना है, किसी को आईआईटी दिल्ली जाना है, किसी को आईआईटी बॉम्बे जाना है, किसी को एनआईटी जाना है। तो बिल्कुल कौन सा कोर्स आपको ऑप्ट करना है वो सब पर्सनल चॉइस है, लेकिन बिल्कुल ध्यान रखते हुए करें, क्योंकि इसी के बेस पर आपकी पूरी काउंसलिंग टिकी हुई है। सेकेंड थिंग, ऐसा नहीं है कि आपने कहा भाई मुझे तो 4 ही कॉलेज अच्छे लगते हैं, मैं तो 4 ही कॉलेज भर देती हूँ। 4 कॉलेज से काम नहीं चलेगा भाई आपको, क्योंकि भाई सीट्स इतनी हैं,
चॉइसेस किसी ने आपकी जैसी भरी होगी, जिसकी रैंक आपसे अच्छी आई होगी उसको वो ऑफर मिल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, तो आपको जोसा को बहुत सारे ऑप्शन देने हैं आपको प्रोवाइड करने के लिए, नहीं तो फिर आप खाली हाथ रह जाओगे। कैसे कि आपको जो चॉइसेस भरनी है ना वो इस तरीके से भरनी है कि आपकी, मैंने जैसे पहले बोला डिसेंडिंग टू असेंडिंग, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि लिमिटेड भरें आप बहुत सारी चॉइस भरें, जितनी भर सकते हैं उतनी भरें। लो रैंक वालों को तो जितनी भरनी चाहे उतनी भर सकते हैं, अच्छा है, आपके लिए फायदा होगा उसमें, क्योंकि जोसा के लिए पास भी एक ऑप्शन रहेगा कि वो आपको कौन सी सीट अलॉट करे। ठीक है, लिमिटेड आप जोसा को दे देंगे तो वो भी लिमिटेड होके बैठ जाएगी। क्लियर। तो सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि फिल एज मैनी एज पॉसिबल चॉइसेस, और ये चॉइसेस भरते टाइम आपको कोई कॉस्ट नहीं पे करनी है, दिस इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ पेमेंट करनी है फिर आपको ये काम करना है, नहीं, पहले आपको चॉइस फिलिंग करनी है, उसके बाद का प्रोसीजर है पेमेंट का, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट बात, जब आप भरना शुरू करेंगे तो मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि 10, 11, 12 में तो बहुत ज़्यादा सर्वर बिजी रहने वाला है। अगर आप उसे दिन में भरते हो तो मैं आपको बिल्कुल बता देती हूँ, तो कोशिश करें कि उसे लेट नाइट भरें, यानी 2-3 बजे के बाद, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं, आपको 50 कॉलेज भरने हैं, आपने उसे रिफ्रेश कर दिया, सारे कॉलेज गायब। ठीक है, या फिर आपका सर्वर इतना बिजी हो रहा है कि आप कॉलेज ही नहीं चूज कर पा रहे हैं, तो आपका टाइम तो खराब हो रहा है, क्योंकि आपको इतने सारे कॉलेज चूज करने हैं। तो आपको बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ बैठना है और कंसंट्रेशन के साथ बैठना है। तो कोशिश करें कि ऐसे टाइम पे कि साइट भी आपका साथ दे। तो इसीलिए बोलते हैं कि आप अगर आफ्टर 12 AM के बाद ये काम करेंगे, यानी लेट नाइट के बाद ये काम करेंगे, और 10-11 तारीख के बाद, मतलब ऐसा नहीं कि 10 को आप नहीं भर सकते या 11 को नहीं भर सकते, बट कोशिश करें कि पहले चूज कर ले और फिर उसके बाद लेट नाइट ये काम करें। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या बोला कि जब भी आप चॉइस फिलिंग करते हैं, ठीक है, जैसे आपने मान लो 4 कॉलेज फिल किए, अपने IIT के 4 कॉलेज फिल कर दिए, आपने सोचा नहीं मैं तो पूरी 50 की लिस्ट बना लेता हूँ और फिर उसे एक साथ ही सेव कर दूंगा। नहीं, ये गलती बिल्कुल मत कर देना। लगातार आपने 4 से 5 कॉलेज किए, उसे सेव कर दो, फिर 4 से 5 कॉलेज सेव किए, उसे सेव कर दो। तो बार बार उसे सेव करते रहो, कहीं ऐसा ना हो सिस्टम में आप रिफ्रेश करो और जितनी आपकी मेहनत 1 घंटे की है सारी खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, जो आपको उस टाइम याद रखने है कि किस टाइम आपको चॉइस फिलिंग के टाइम आपका टाइम भी बचे और आपका एक अच्छे तरीके से आपकी पूरी काउंसलिंग की जो लिस्ट है वो बन जाए। क्लियर। नेक्स्ट मैंने आपसे क्या बोला कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप IIT एडवांस का पेपर है तो आपने एडवांस में क्वालिफाइड है या आपको एडवांस में अच्छे मार्क्स है तो सिर्फ आप IIT भरें। ठीक है, आपको कोई NIT भी अच्छी लगती है वो भी आप कर सकते हैं, तो आप NIT और IIT को मिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब आपने कॉलेज तो भर दिए तो आप सोचोगे भाई मेरी लिस्ट कंप्लीट हो गई, मैं ऐसे लॉक कर देता हूँ। ये गलती बिल्कुल भी ना करें, उसे लॉक नहीं करें। ठीक है, लॉक करके आपको क्या मिलेगा, आपका मन बदल गया 2 दिन बाद कि अरे यार ये कॉलेज मेरा रह गया, इसे मैं भर देता तो अच्छा रहता। इसीलिए इसी चीज से बचने के लिए आप उसको लॉक बिल्कुल ना करें। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको यही बता रही हूँ कि लॉक आप मत करें, आपको लॉक की टेंशन नहीं है, आप तो सिर्फ अपना फोकस करें कि कौन से कॉलेज आपको फिल करने हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये अपने आप ही, आपने कॉलेज भर दिए, ये अपने आप ही 18 तारीख को लॉक हो जाएगा, आपको लॉक करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात कि अगर एक बार ये लॉक कर दिया आपने, बिफोर 18 आपने लॉक कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं है कि लॉक ओपन नहीं होगा, ओपन हो जाएगा, बट इट विल टेक लॉन्गर टाइम कि आपके पासवर्ड आएगा, फिर आपको OTP कुछ आएगा, वो आपको चेंज करना होगा, सो इट विल टेक लॉन्ग टाइम, इट्स बेटर डोंट लॉक इट। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें। क्लियर। अब मैं नेक्स्ट आपको बताने वाली हूँ कि भाई आपने एक अपना कॉलेज की लिस्ट रेडी कर ली है, ठीक है, अब मान लो आपने 15 से पहले ये काम कर दिया, 15 जून से पहले ये काम आपने कर दिया, 14 की नाइट तक 12 o'clock तक आपका ये काम कंप्लीट आप कर चुके हो। तो जोसा क्या करती है, एक मॉक सीट एलोकेशन के लिए एक लिस्ट देती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो भी कॉलेज आपने भरे हैं, यानी 14 तक जितने बच्चे कॉलेज भर चुके हैं, क्लियर, उन बच्चों का जोसा क्या करेगी, उनको उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग उनको एक कॉलेज प्रोवाइड करा देगी कि भाई आपका ये कॉलेज हम आपको दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर बता रही हूँ ये सिर्फ मॉक है और ओरिजिनल नहीं है, वो सिर्फ मॉक है, तो जस्ट आपको आइडिया देने के लिए, इट्स नॉट फाइनल, ये सिर्फ आपको आइडिया दे रहा है। अब मैंने आपसे क्या बोला कि दिस इज नॉट फाइनल सीट एलोकेशन। क्लियर। अब आगे देखिए, अब इसमें जैसे ही आपका मिला कि आपको लगा अरे यार ये कॉलेज आ रहा है मेरा, तो मैं तो इसमें ये वाला कॉलेज भी भर सकता था, तो फिर इसीलिए
आप, मैंने बोला ना लॉक नहीं किया होगा तो आप आराम से ये काम कर सकते हो। तो आपने लॉक नहीं किया, आपने चेंज कर दिया अपने ऑर्डर को। अब उसमें आपको मोर कॉलेज ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है, आपका प्रेफरेंस ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज कि सिर्फ एक ही मॉक नहीं है, एक 17 को, यानी 2 मॉक होंगे, एक 15 को और एक 17 जून को, ठीक है। 15 जून तक जिन बच्चों ने भरा उनका सबका हो गया। और देखिए अब जो बच्चे जिन्होंने 15 के बाद भरा तो वो न्यू एडिशन हो गए ना, वो बच्चे हो सकता है कि आपसे अच्छी रैंक वाले हों, ऑब्वियसली कुछ भी हो सकता है। तो जो नई रैंक वाले आपसे होंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी रैंक जो आपने कॉलेज प्रेडिक्ट किया है, 15 को आपने मिठाई बांटने की सोच लीजिए, मुझे तो आईआईटी बॉम्बे मिल गया, अब तो आपने मिठाई बांटनी शुरू कर दी। ना जी ना, ये गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ प्रोविजनल है, ठीक है, मॉक है। तो आपको क्या करना है, फिर 17 को और बच्चों ने 15 के बाद और बच्चों ने फिल करना शुरू किया, यानी 17 तक सारे बच्चे फिल कर चुके हैं अब आपके पास। फिर जोसा ने एक दोबारा से दूसरा मॉक दे दिया, ठीक है। उस मॉक सीट एलोकेशन में आपको फिर से सीट मिली, लेकिन हम जो 17 वाला होता है ना वो मोस्ट रिलायबल होता है, ठीक है। उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो 17 को आपको मिला है ना वो मोर एक्यूरेट की तरफ होगा, ठीक है। तो उसमें जो चांसेस रहते हैं वो डाउन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, अप होने के नहीं रहते हैं, क्योंकि 17 तक बहुत सारे बच्चे, सारे ही ऑलमोस्ट भर चुके होते हैं जो भरना चाहते हैं। अब कॉलेज भी भर चुके, सीट भी लोकेशन हो गया, लेकिन अब आपको आइडिया लग गया कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। क्लियर? अब आगे बढ़ लेते हैं जी। देखिए अब ये आ गया आपका 17 18, आपका जी काम खत्म हुआ आपकी तरफ से। अब आपका काम खत्म, क्योंकि मैंने कहा ना 18 को वो अपने आप ही लॉक हो जाएगा, अब वो लॉक हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेज क्या है, लॉक होने के बाद अब आपको सीट एलोकेशन राउंड 1 शुरू होता है आपका। राउंड 1 उसमें क्या होगा कि आपको प्रोविजनल ऑफर्स ऑफ सीट मिलेगा, यानी आपको अब एक सीट ऑफर हो जाएगी। जोसा ने आपको बोला कि जो आपने कॉलेज में आपने ये पूरी लिस्ट बनाई थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपकी लिस्ट थी, इस लिस्ट में आपने जितने भी कॉलेज भरे, मान लो उसने आपको 6 नंबर का कॉलेज दे दिया, ठीक है। तो जो 6 नंबर का कॉलेज है वो आपको मिल गया आपको कॉलेज। अब देखिए उसमें एक प्रोसीजर पहले मैं आपको बता रही हूँ, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या क्या चॉइस आपके पास हो सकती है उस टाइम पे। तो अगर आपको जो कॉलेज मिला, ठीक है, दैट इज इनिशियल सीट अलॉटमेंट इंटीमेशन स्लिप, तो आपको एक स्लिप मिली, इसीलिए बार बार अपनी साइट को देखते रहें। तो मैं आपको बताऊंगी एक संदेश ऐप भी है, आप उसे डाउनलोड कर लें, उसमें आपको तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी, और जोसा की साइट को बार बार विजिट करते रहें, ठीक है। अपना फ़ोन, अपनी ईमेल और अपना SMS वगैरह रेगुलरली चेक करते रहे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला कि इनिशियल सीट अलॉटमेंट इंटीमेशन स्लिप आपको मिल गई जी, आपके पास आ गई। अब क्या करना है, अब भाई आपको वो सीट एक्सेप्ट करनी है। एक्सेप्ट कैसे करनी है, उसके लिए भी आपको क्या करना है, एक अमाउंट होता है जो आपको पे करना होता है। क्या अमाउंट होता है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले आप ये समझें कि आपको सीट एक्सेप्ट करनी है। सीट एक्सेप्ट करते टाइम भी आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं, ठीक है, 3 ऑप्शन, एक फ्लोट का, एक स्लाइड का, ठीक है आपके पास, और एक आपके पास आएगा फ्रीज का ऑप्शन, ठीक है। 3 ऑप्शन आपके पास होंगे। अब तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या इनका मीनिंग है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगी, ठीक है। उससे पहले हम एक ये समझ लेते हैं कि जो मैंने आपको बोला कि अपलोड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, तो ये मैं आपको भी समझाने वाली हूँ कि फ्लोट, स्लाइड, फ्रीज आपको कैसे चूज करने हैं। तो मैं एक बार एक प्रोसीजर बता दूं कि आपको ये मिला, आपने सीट को एक्सेप्ट कर लिया, फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, ठीक है। फिर क्या है, आपको पे सीट एक्सेप्टेंस फी, एक पी, जो ये PSA है, ये अमाउंट आपको, SAF अमाउंट आपको पे करना होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं SAF अमाउंट। उसके बाद फिर आपने ये कर दिया तो एक तरीके से आपकी सीट सिक्योर हो गई। अब कोई क्वेरी भी आ सकती है कि भाई इसका मतलब रिस्पॉन्ड टू क्वेरी इफ एनी, तो ये क्या मतलब है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए पहले मैंने आपको क्या बोला कि फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड ऑप्शन, ये आपको पता रहने चाहिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल है इनका आपकी काउंसलिंग में, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, देखो जब आप काउंसलिंग एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग द सीट ऑनलाइन, कैंडिडेट हैज टू ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द ऑप्शन फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड फॉर द चॉइस ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम फॉर द सब्सिक्वेंट राउंड, ठीक है। ये मस्ट है कि आपको इनमें से एक चूज करना ही करना है, ठीक है। तो भाई फ्रीज का मतलब क्या है, पहले मैं इसको डिस्कस करती हूँ, ठीक है। फ्रीज का मतलब है कि आपने कोई जो भी आपको कॉलेज मिला है, जो आपको कॉलेज ऑफर हो गया है, आपने कहा कि भाई मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे यही कॉलेज चाहिए, ठीक है, वो आपको मिल गया, आपने फ्रीज कर दिया,
तीनों में से फ्रीज ऑप्शन आपने चूज कर दिया। अब ये कॉलेज हो गया आपका जी, इस कॉलेज में ये सीट आपकी होगी, पूरा कॉलेज नहीं, ये सीट आपकी होगी जो आपको मिलनी थी। क्लियर? अब आप, इसका मतलब ये है कि आप अदर राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, आपकी सीट फ्रीज, कॉलेज आपकी सीट आपके पास है, अब आप फ्रीज होने का मतलब अब आप आगे पार्टिसिपेट राउंड में नहीं कर सकते। क्लियर? अगर आपने वो फी भी पे कर दी है जो भी मैंने पहले बताया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है उसका ध्यान रखें, लिखा हुआ है नॉन चूजिंग ऑफ फ्रीज ऑप्शन इन दिस केस विल बी कंसिडर्ड a rejection of the offered seat and the candidate will be considered seat allocation in the future round। इसका मतलब क्या है? ये उनके लिए है कि अगर कैंडिडेट को फर्स्ट सीट ऑफर हुई, फर्स्ट चॉइस में ही उसकी फर्स्ट सीट आ गई, मतलब मैंने आपको क्या बताया, जैसे उसने चूज किए थे 5 कॉलेज, ठीक है, उसने सोचा कि मुझे ये वाला कॉलेज चाहिए, 1 2 3 4 5। क्लियर? उसकी लिस्ट प्रेफरेंस ये थी। अब आपको उसे यही कॉलेज मिल गया, फर्स्ट कॉलेज ही मिल गया, वही प्रेफरेंस जो थी उसकी। लेकिन एक बात बताओ, जब उसे फर्स्ट ही कॉलेज चाहिए था, वही मिल गया, तो उसके पास तो कोई और जोसा और क्या करेगी, और तो आगे कुछ कर नहीं सकती, राउंड में उसे कुछ और नहीं करेगी, तो क्या है, उसका ये लॉक हो गया। मत कहने का मतलब अब उसे फ्रीज करना ही करना है ये। अगर उसने फ्रीज नहीं किया तो उसका सीधा सा मतलब है ही और शी डजंट वांट टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड्स और यू कैन से इन काउंसलिंग। ठीक है, मतलब उसे काउंसलिंग में अब करना ही नहीं है, उसने इसे विदड्रॉ कर लिया, खत्म कर दिया अपनी तरफ से। क्लियर? तो ये जो उन्होंने लिखा हो, रिजेक्शन ऑफ द ऑफर्ड सीट एंड द कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर सीट एलोकेशन इन फर्दर राउंड्स, उसे आगे कुछ नहीं कर सकता। क्लियर? ये तो मैंने बताया फ्रीज के लिए। ठीक है, और अगर फर्स्ट चॉइस आ गई तो क्या? क्लियर? अब ये भी तो होगा ना कि भाई मैंने बोला फर्स्ट है 5, उसके पास राउंड थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5, ये उसकी चॉइसेस थी। तो अब मान लो उसको 4 चॉइस मिली, ठीक है, 4 चॉइस उसे मिली, लेकिन वो ये चाहता है कि भाई जो सीट मुझे मिली है वो तो मैं ले लेता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ना जो सा कोई और अच्छी सीट दे दे। ठीक है, अब ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं कि वो सेम कॉलेज में भी हो सकता है और डिफरेंट कॉलेज में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये है कि मुझे किसी में भी दे दे, मतलब इस 4 चॉइस के अलावा बाकी के बचे जो ये 3 हैं उनमें किसी में भी मुझे दे दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब जो सा आपसे बिना पूछे, ठीक है, ये काम करेगी। अगर आपने उसको ये ऑप्शन दे दिया फ्रीज के बाद, मैंने फ्रीज तो आपको समझा ही दिया था, फ्लोट ऑप्शन दे दिया, ये फ्लोट ऑप्शन है जो मैं आपको समझा रही हूँ। यानी अगर कैंडिडेट, ये देखिए, इफ एडमिशन टू एन एकेडमिक प्रोग्राम ऑफ हायर प्रेफरेंस इन एनी इंस्टीट्यूट ऑफर्ड सब्सिक्वेंट राउंड्स ऑफ सीट एलोकेशन द कैंडिडेट विल एक्सेप्ट इट। मतलब उसे जब जो सीट उसे मिली, ठीक है, मान लो शुरुआत यहीं से करते हैं, अब मैंने बोला कि 1 to 5 उसके थे, 4th नंबर का कॉलेज उसको मिल गया, लेकिन वो चाहता है कि मुझे 3rd, 2nd, 1st में से कोई कॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, वहां पे फ्लोट ऑप्शन को लेना पड़ेगा। क्लियर? तो समझ आया प्रोसेस कि भाई आपको कॉलेज जो आपका इंटीमेशन स्लिप मिली वो आपको एक्सेप्ट करनी है। आपको मान लो अगर आपकी चॉइस वही थी जो आपको चाहिए थी, वही आपको मिल गई, तो आप फ्रीज कर दो। ठीक है, लेकिन वो चॉइस आपकी नहीं थी, आपको चाहिए था कि इससे ऊपर कॉलेज मुझे मिल जाए, तो आप उसे फ्लोट का ऑप्शन ले लो, वहां पे फ्लोट का ऑप्शन। ठीक है, फ्लोट ऑप्शन लेने से क्या रहेगा, जो भी ऊपर के कॉलेज है, तो जो सा देखेगी भाई इसको ये कॉलेज में से भी कुछ और चाहिए, तो मैं उसको दे देती हूँ। अब एक बात का ध्यान रखना, उन ऊपर के कॉलेज में IIT NIT कुछ भी हो सकती है, क्योंकि वो आपने सोच समझ के भरा है ना, जो मतलब आपने भर दिया, इसका मतलब क्या है, जोसा को यही है कि भाई आपने जो भरा है वही सच है, वही आप चाहते हो। ठीक है, अब बाद का आपका मन बदलता रहे तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना इस बात का, इसीलिए बार बार बोल रही हूँ कि चॉइस फिलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर? अब आगे देखो, ये मैंने आपको बता दिया फ्लोट, फ्लोट कैसे है। ठीक है, द कैंडिडेट विल कंटिन्यू विद द करंटली एक्सेप्टेड प्रोग्राम और सच कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड इन सब्सिक्वेंट राउंड। इसका फायदा ये होता है, फ्लोट का फायदा ये होता है कि आपने राउंड 1 में जो सीट आपको मिली थी वो तो आपने रख ली, रख भी कैसे ली, आपने फी पे की है उसकी। ठीक है, ऐसे ही नहीं रखी है, फी पे की है, लेकिन आप चाहते हो कि कुछ और चेंज हो जाए, इससे अच्छा मैं डिजर्व करता हूं तो वो मुझे मिल जाए, तो हम उससे आगे बढ़े, आपने फ्लोट का ऑप्शन ले लिया। ठीक है, अब फ्रीज का ऑप्शन कब लेना होता है, मतलब मुझे फ्लोट लेना है या स्लाइड लेना है। ठीक है, फ्लोट लेना है या स्लाइड लेना है, क्योंकि फ्रीज तो आपको समझ आ गया अच्छे से, फ्लोट भी समझ आ गया। अब स्लाइड और फ्लोट में डिफरेंस क्या है
वो समझिए, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ध्यान से समझना। मान लो मुझे 5 कॉलेज मैंने भरे थे, ठीक है, 2 कॉलेज मैंने आईआईटी दिल्ली में 2 कोर्सेज मैंने भरे, क्लियर। 3 मैंने, एक आईआईटी दिल्ली बेंगलोर में भर दिया, एक एनआईटी में भर दिया, एक त्रिची में, एनआईटी त्रिची में भर दिया। अब मुझे जो कॉलेज मिला, ठीक है, वो मुझे मिला आईआईटी मुंबई में, मुझे मिल गया मैकेनिकल सिविल मिल गया, ठीक है। लेकिन मैं चाह रही थी कि मुझे आईआईटी मुंबई में ही कंप्यूटर साइंस मिल जाए, क्लियर है। तो आप ये देखो, सेम कॉलेज में ही रह के आप कोर्स चेंज करना, ठीक है, सेम कॉलेज में ही रह के आपको कोई दूसरा कोर्स मिल जाए, वो होता है स्लाइड का ऑप्शन, ठीक है। यानी अगर आप फ्रीज कर रहे हो वो खत्म, फ्लोट अगर आपने कर लिया तो जो आपकी प्रेफरेंस आई है उससे ऊपर जितने भी कॉलेज हैं, वो कोई भी हो सकता है, उसमें अगर आप फ्लोट का चूज किया तो उनमें से कोई भी कॉलेज आपको मिल जाएगा। और अगर आपने स्लाइड चूज किया तो आपको सिर्फ जो जोसा है वो सिर्फ वही कॉलेज देखेगी जिस कॉलेज में आपका आया है उसमें कोई कोर्स अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। तो इट इज बेटर टू ऑप्ट फॉर फ्लोट ऑप्शन, क्लियर। तो अब समझ आ गया ना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, नहीं जी मुझे तो यही वाली आईआईटी चाहिए थी और कोर्स तो चलो मैं कर लूंगा, है ना, तो इसमें कोई भी कोर्स मुझे मिल जाएगा, मैं कर लूंगा, तो मुझे ये वाला कोर्स मिला है, मैं देख लेता हूँ, क्या पता और दूसरा कोर्स मिल जाए सेम कॉलेज में। तो कॉलेज से प्यार है तो आप यहाँ पे स्लाइड के साथ जाएं। तो मेरे हिसाब से स्लाइड, फ्लोट और आपका फ्रीज, तीनों ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे, और ये क्लियर होने बहुत बहुत जरूरी हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। कैसे? स्लाइड एंड फ्लोट ऑप्शन विल बी अवेलेबल टू ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर नॉट ऑफर्ड एडमिशन टू देयर फर्स्ट चॉइस इन देयर चॉइस लिस्ट। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि भाई उनकी फर्स्ट राउंड में ही फर्स्ट चॉइस आ गई, तो उन्हें क्यों मिलेगा फ्लोट और स्लाइड का, क्योंकि उससे ऊपर तो कोई कॉलेज ही नहीं है, तो सिर्फ उन्हें फ्रीज का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। सिर्फ किसे मिलेगा? वो जो बाकी के बच्चे होंगे। स्लाइड एंड फ्लोट ऑप्शंस आर नॉट अवेलेबल इन द लास्ट राउंड ऑफ जोसा 2024। इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक तो उसको अलाउड नहीं है, जो बिल्कुल जिसकी फर्स्ट चॉइस चाहिए थी वही उसे मिल गई। दूसरा, ये लास्ट राउंड में अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि 4 राउंड्स तक अवेलेबल है, 5th में आपको लॉक करना ही करना है। अगर आप आईआईटी के लिए जा रहे हो, एनआईटी में भी आपको लॉक करना है, ठीक है, 5th राउंड के बाद। तो अब आप देखिए, अ कैंडिडेट कैन चेंज फ्रॉम फ्लोट टू स्लाइड, फ्रीज एंड स्लाइड टू फ्रीज इन द ऑनलाइन पोर्टल ड्यूरिंग ऑल राउंड ऑफ द लास्ट राउंड, ठीक है। अ कैंडिडेट जो है वो स्लाइड फ्रीज मतलब चेंज कर सकता है, स्लाइड फ्रीज एंड स्लाइड टू फ्रीज इन द ऑनलाइन पोर्टल ड्यूरिंग ऑल राउंड्स ऑफ सीट। जो लास्ट राउंड है उसे छोड़ के आप किसी भी राउंड में ये ऑप्शन चेंज कर सकते हो, ठीक है, स्लाइड का और आपका ये फ्रीज का ऑप्शन, क्लियर। अब एक और पॉइंट, इफ अ कैंडिडेट ऑप्ट्स फ्रीज अगेंस्ट अ सीट, द ऑप्शन कैन नॉट बी चेंज्ड इन द सबसीक्वेंट राउंड अंडर एनी सर्कमस्टेंस। कम्युनिकेशन ऑन दिस मैटर शैल नॉट बी एंटरटेन्ड। मतलब अगर आपने फ्रीज चूज कर लिया तो अब आप फ्लोट और उसकी तरफ नहीं जा सकते हैं, फ्लोट और स्लाइड की तरफ, ठीक है। तो फ्रीज मतलब फ्रीज, वहीं आप जम गए, अब यही कॉलेज आपका। आगे, ड्यूरिंग द सीट अलॉटमेंट पीरियड ऑफ पर्टिकुलर राउंड ऑफ सीट allocation, if there is a change in the credential of a candidate due to failure in producing valid certificate of a category journal, ये तो उसका ये आपका ये कर सकता है। मतलब वो ये कह रहा है कि अगर सीट अलॉटमेंट पीरियड के दौरान अगर कोई चेंज हो गया उसकी क्रेडेंशियल में, ठीक है, तो वो उसे कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ आई? अब आगे बढ़ते हैं। सीट एक्सेप्टेंस फी जो मैंने आपको बताई थी पहली बार कि भाई आपको किस तरीके से, अगर आपको जो प्रोविजनल आपको कोई कॉलेज मिल गया है तो स्लिप मिल गई है, आप क्या करना है आपको, तो आपको एक फ़ी अमाउंट पे करना होता है। तो फ़ी अमाउंट क्या है? वो 35K जनरल ओबीसी के लिए ये आपको पे करना है, क्लियर। और अगर आप SC/ST से हैं तो 17,500 पे करना होता है, क्लियर। तो जो ये 35K है ना बेटा, इसमें से जो 5,000 होते हैं वो जोसा रखती है अपने पास, ठीक है, ये जोसा के पास जाते हैं। और बाकी के जो बचे हुए पैसे होते हैं यानी 30,000 रुपए, वो आपके कहाँ जाएंगे? वो आपके जाएंगे जैसे कि वो कॉलेज के पास, जो भी कॉलेज आपने ऑप्ट किया होगा, ठीक है, उस कॉलेज के पास ये पैसे चले जाएंगे। SC/ST में भी सेम केस है, 17,500 इनको देने हैं, 5,000 इसमें से डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और आपके कॉलेज के पास कितने पहुंच जाएंगे? 12,500। तो जो आपकी फीस है वो उसमें से 12,500 रुपये डिडक्ट हो जाएंगे, क्लियर। ये जो सा अपने पास नहीं रखती, ये कॉलेज को भेज देती है सिर्फ 5,000 रुपये काट के।
उसके बाद आप कैसे पे कर सकते हैं, इससे आप डेबिट, यूपीआई, नेट बैंकिंग, कार्ड, ई चालान किसी से भी पे कर सकते हैं। ये आपके पास सारी चीज़ें जब आप सब दिखाएगा आपको जोसा, आपकी जो आपका पोर्टल होगा आपको उसमें सारी चीज़ें विजिबल होंगी ये, लेकिन ध्यान रखना है, ठीक है, अपडेट रहना है उस चीज़ पे। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आपने फी कर दिया, ठीक है, अब डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिए। डॉक्यूमेंट कौन से अपलोडिंग है वो मैं आपको लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में वीडियो के मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं, वो मैं आपको बताऊंगी अभी, ठीक है। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि रिस्पॉन्ड टू क्वेरी क्या होता है, ठीक है। ये भी एक ऑप्शन होता है वहाँ पे कि आपको कोई क्वेरी आई है तो क्या मतलब है उसका। तो वो क्वेरी क्या है, बेसिकली मान लो आपने फोटो अपलोड किया, ठीक है, वो फोटो आया आपका ब्लड, तो वो आपको एक एसएमएस के थ्रू, ठीक है, या मेल के थ्रू, जो ईमेल आपने दे रखी है, आप स्पैम भी चेक करते रहे क्योंकि वो ईमेल स्पैम वगैरह में भी रहती है, ठीक है, या फिर जो आपका संदेश मैंने आपको जो बताई थी ऐप, इस ऐप पे भी आप देख सकते हैं, इस पे भी दिख जाएगा कि क्या आपको क्वेरी जनरेट हुई है आपके लिए। तो अगर उन्होंने बोला कि फोटो ब्लर्ड है, कुछ भी नहीं करना, दूसरा फोटो अपलोड करके उनको दे दो, ठीक है, लेकिन आपको पता रहेगा तभी तो ये काम कर पाओगे। सेकेंड थिंग, हो सकता है कि आपने कोई भी कैटेगरी का मान लो आपने सर्टिफिकेट दिया, या कोई आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट दिया, वो उनको क्लियर नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि शायद इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी है, या कहोगे कट के लगा हुआ है, तो उसके लिए भी वो क्वेरी जनरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो भी क्वेरी आपके पास आ गई आप उसे क्लियर कर दो, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। तो ये आपके पास पता, ऐसा नहीं है कि वो छुपा छुपा के ही काम करेंगे, बिल्कुल आपको एसएमएस भी देंगे, आपको ईमेल पे भी बताएंगे, ठीक है, और आपकी मैं बता रही हूँ जो ये संदेश आप इस पे भी होगा, लेकिन आपको लगातार अपडेट रहना है, अपने आप को रखना है कि भाई कोई चीज़ तो नहीं भेजी जोसा ने मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि जोसा आपके लिए तो लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी क्वेरी आई है आपको उस क्वेरी का रिप्लाई जरूर करना है, ठीक है। अगर आप क्वेरी का रिप्लाई नहीं करते हैं ना, तो जोसा मान लेती है कि भाई ये नहीं चाहते, ये काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, ठीक है, तो वो आपको रिजेक्ट भी कर देती है। तो बेटर है कि आप ये सारी क्वेरीज का रिप्लाई भी करें। क्लियर? आगे सुनिए। तो जो मैंने आपको बता दिया, एक चीज और देखो, जब अब मैंने आपसे बोला कि भाई आप हर राउंड में जाते हो, राउंड 1 2 3 4 5, तो हो सकता है कि राउंड 1 में आपको एनआईटी मिली हो और राउंड 3 में जाके आपको आईआईटी मिल गई। क्लियर? या ऐसा भी हो सकता है कि राउंड 3 में ही आपको अच्छी आईआईटी मिल गई, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मूव कर लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भाई जिन्हें मान लो बिट सेट क्लियर हो गया उनका, क्लियर, तो उन्होंने उस सीट को छोड़ दिया, तो आपके लिए खाली स्पेस बन गया ना, आप आगे। कुछ बच्चों की चॉइस होती है, भाई मुझे तो ना एनआईटी में जाना था और ये अच्छी एनआईटी लगती है मुझे, तो आईआईटी की खाली सीट हो गई। हो सकता है भाई कोई दूर की एनआईटी, किसी को नहीं जाना है एनआईटी उसके पास में, बहुत सबके अलग अलग अपनी डिफरेंट चॉइसेस होती हैं। क्लियर? उस केस में अगर आपको मान लो राउंड 1 में कुछ आपका एनआईटी मिली थी, राउंड 3 में आपको आईआईटी मिल गई, या ये भी हो सकता है आईआईटी ही मिली राउंड 1 में, थर्ड राउंड में दूसरी आईआईटी आपको मिल गई, चॉइसेस हो सकती हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनना भाई, कि विद इन आईआईटी आपको इंडिपेंडेंट रीवेरिफिकेशन का मतलब क्या है, कि मान लो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे, ठीक है, डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए, अगर आपका एनआईटी से एनआईटी में ही हुआ, यानी फर्स्ट राउंड में आपको कोई एनआईटी मिली और फिर आपको दूसरे राउंड में भी, थर्ड राउंड में भी आपको एनआईटी मिल गई, तो आपको जरूरत नहीं है डॉक्यूमेंट दोबारा से अपलोड करने की। सुन रहे हो मेरी बात को? दोबारा से अपलोड करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही अगर आईआईटी के केस में, कि अगर आईआईटी से आईआईटी में है, ठीक है, विद इन आईआईटी में, यानी आईआईटी से आपको आईआईटी में ही दूसरा कॉलेज मिल गया है, ठीक है, कोर्स मिल गया है या कॉलेज मिल गया है, तो भी आपको अपलोड दोबारा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आईआईटी से एनआईटी हो या एनआईटी से आईआईटी हो, ठीक है, आईआईटी से एनआईटी और एनआईटी से आईआईटी, तो आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। ज्यादा राजा मत बनना कि भाई मैंने तो एक बार कर दिया और हो गया, नहीं भाई, ध्यान रखना है दोबारा से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। क्लियर? अब एक पॉइंट और आता है कि भाई ठीक है, मेरे को जो सीट मिलनी थी मिल गई, मैं खुश नहीं हूँ, ठीक है, एक होता है विड्रॉ। क्या होता है ये विड्रॉ जोसा में? तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इस चीज को, कि इफ रजिस्टर्ड इन जोसा एंड हैव नॉट डन रिपोर्टिंग इन फर्स्ट राउंड देन ऑटोमेटिक विड्रॉ। मतलब आपको कोई सीट अलॉटमेंट हुई, आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं की। इस ऑनलाइन रिपोर्टिंग का मतलब क्या है? क्या मतलब है इस ऑनलाइन रिपोर्टिंग का? सीधा सा मतलब है कि आपने सीट को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए,
पेमेंट कर दी सीट की, ये 3 काम आपने कर दिए। आपने स्लाइड्स, फ्लोट और उसमें से ऑप्शन चूज कर लिया, तो आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो गई। दिस इज ऑनलाइन रिपोर्टिंग। अगर आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं की, इसका मतलब आपका जो उसे आपको ऑटोमेटिकली विड्रॉ की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। मतलब आप सीट को नहीं चाहते, तो वो सीट आपके हाथ से चली गई। ठीक है, ये आप हो सकता है कि आप जान के आप कर रहे हो कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए थी भाई, मेरा तो ना कम मार्क्स, बहुत बेकार कॉलेज इन्होंने मुझे दिया है, इससे अच्छा डिजर्व करता हूँ, या मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक है, या आपकी गलती भी हो सकती है। कैसे? आप अगर सोचो भाई नहीं, मैं तो राउंड 1 के बाद ना राउंड 2 और 3 में देखूंगा, मुझे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा उसमें। हो सकती है ना पॉसिबिलिटी, आपको ऐसा लगेगा, और मैं राउंड 1 में फीस नहीं पे कर रहा, राउंड 2 या 3 में करूंगा। बिल्कुल ये गलती मत कर देना। आप अब दूसरे बच्चे के लिए सीट दे रहे हो, अपनी सीट आप दूसरे को दे रहे हो इस हवा में, तो बिल्कुल ये गलती मत करना। राउंड 1 के बाद अगर आपको जो भी कॉलेज मिला है, सीट ले लो, ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर दो, फिर कुछ भी करो, फ्रीज करो, फ्लोट करो, स्लाइड करो, लेकिन ऑनलाइन रिपोर्टिंग जरूर करो, नहीं तो विड्रॉ हो जाएगा और आप जोसा की काउंसलिंग से बाहर, बिल्कुल बाहर। ठीक है, आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते उसमें। दूसरा, सेकेंड राउंड में आप विड्रॉ कर सकते हो अपनी मर्जी से। ठीक है, आपको लगा कि नहीं यार मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए था, नहीं नहीं वैसे ही मेरी कम हो रहा है और बेकार कॉलेज मिल रहा है, मैं विड्रॉ कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप विड्रॉ कर लीजिए, विड्रॉ का ऑप्शन होता है। तो जो भी आपने फी अमाउंट पे किया है उसमें से 7,000 रुपीज कट करके आपको वापस मिल जाएगा सारा। ठीक है, जब पूरे राउंड खत्म हो जाएंगे तो आपकी जो फी है वो सिक्योर है, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप लिमिट्स के साथ काम करते हो, बिल्कुल सिस्टम के साथ काम करते हो, क्योंकि विड्रॉ का ऑप्शन आपने ले लिया, जोसा को पता चल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैन विड्रॉ फ्रॉम सेकंड टू फोर्थ राउंड फॉर आईआईटी कॉलेज, एग्जिट इन फिफ्थ राउंड, एनआईटी से सेकंड राउंड टू फिफ्थ राउंड कैन टेक एग्जिट। अगर आप एनआईटी में आपको कोई कॉलेज मिला है, ठीक है, जेई मेंस के बेस पे आप कर रहे हो, तो आप सेकंड राउंड टू फिफ्थ राउंड में किसी भी टाइम एग्जिट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जो भी कॉलेज आपको मिला एग्जिट कर सकते हो, विड्रॉ का ऑप्शन ले लो और आपके पैसे जो भी गए हुए हैं वो रिफंड हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, 7,000 जो मैंने बोला कट करके। उसके बाद जो आपका ये विड्रॉ का ऑप्शन है, ठीक है, जैसे आपकी जो काउंसलिंग होगी, भाई मैंने बोला ना 29 तारीख के बाद 28 तक आपकी काउंसलिंग का प्रोसीजर बनेगा, फिर आपको कॉलेज अलॉट होगा, फिर सेकंड राउंड स्टार्ट होगा, तो आप 28 जून से 2 जुलाई तक विड्रॉ कर सकते हो सेकंड राउंड के लिए। क्लियर? अब आगे बढ़ लेते हैं। आगे मैंने देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ, आपको इनका मीनिंग पता रहना चाहिए। जब आप काउंसलिंग में हर जो भी आप कोई भी पॉइंट वहाँ पे लिखा हुआ है, आपको उसका मीनिंग जरूर पता होना चाहिए। इसीलिए मैं बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे ढूंढ के लाई हूँ आपके लिए कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब जैसे पार्शियल एडमिशन फी क्या होती है, ठीक है, कि भाई ये भी कुछ होती है, मैंने तो एक बार फीस पे कर दी, अब ये कौन सी फीस आ गई जो मुझे पे करनी है। भाई मैं आपको बता दूं, जो एनआईटी के बच्चे हैं, ठीक है, जिनका एनआईटी प्लस में कॉलेज जिनको मिल रहा है, आईआईटी के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना, नॉट फॉर आईआईटी, आईआईटी के लिए ये नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एनआईटी प्लस के लिए है। तो आपको क्या करना है कि जर्नल के लिए जो ये पार्शियल एडमिशन फी होती है, जो बच्चे बहुत बेवकूफ़ी करते हैं, बिल्कुल ये फीस नहीं पे करते हैं, सोचते हैं कि मैंने तो एक बार कर दी ना, कॉलेज में जाके कर दूंगा, क्या ज़रूरत है करने की। नहीं भाई, ये गलती मत करना। इतनी बड़ी मेहनत जो आप लेके आए हो वहाँ तक, 2 साल की मेहनत, फिर चॉइस फिलिंग की आपने, कॉलेज फिल किया, लेकिन ये थोड़ी सी आपकी जो मैं कहूँ कि बेवकूफ़ी या नादानी, जो भी आपको नहीं पता हो, वो गलती मत कर देना। उसके बेस पे आपको पता रहना चाहिए कि जनरल के लिए आपको 45 के आपको यहाँ पे करने होते हैं। ठीक है, SC ST के लिए आपको 20 के पे करने होते हैं। क्लियर? तो जैसे मैंने पहले बताया था 17,500 आपने SC ST के लिए किए थे, ठीक है, और बाकी एक अमाउंट था वहाँ पे 30 था आई थिंक, वो आपने पहले पे किया था, तो उसमें से 5,000 कट करके ये अमाउंट प्लस वो अमाउंट आपका कॉलेज के पास चला जाता है। ठीक है, ये कॉलेज की जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट रहेगी उसमें से आपका डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये सारे काम जोसा खुद कर लेगी। क्लियर? अब ये देखो मैंने वही बोला, इफ गिवन टू जोसा एडजस्ट इन द कॉलेज फी, इफ नॉट गिवन कंसिडर्ड यू वांट टू एग्जिट। तो अगर आपने नहीं फी किया ना, मतलब आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी दे दी और आपने कर दिया, तो अगर ये पैसा नहीं दिया ना अपने एनआईटी प्लस में, तो भी आपकी कॉलेज की सीट गई। ठीक है, एनआईटी में, आईआईटी में नहीं, सिर्फ एनआईटी में। आईआईटी में आपको कॉलेज में ही देना होता है। क्लियर? अब आगे बढ़ लेते हैं। देखिए, अब मैंने आपको बोला ना कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट बेटा अपने साथ बिल्कुल रेडी रखें। आज आप देख लें, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें, साइज भी चेक कर लें कितना साइज चाहिए,
और फिर उसके हिसाब से इनकी अपनी एक पीडीएफ बना के रखें अपने पास, ताकि अपलोडिंग में आपको बिल्कुल दिक्कत ना आए। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, ये है क्लास 10 की मार्कशीट सर्टिफिकेट जो आपके डेट ऑफ बर्थ के काम आती है, ठीक है। सेकेंड है आपका क्लास 12 की मार्कशीट, क्लियर। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी, भाई आपकी कौन सी कैटेगरी है, अगर आपका ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, तो जनरल में कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद आपको क्रॉस बैंक चेक इमेज ऑफ पासबुक विद बैंक अकाउंट डिटेल मदर फादर की आपको चाहिए होती है, ठीक है। किसी की भी, जरूरी नहीं है दोनों की, किसी की भी हो सकती है। एडमिट कार्ड ऑफ जेई मेन, जो भी एडमिट कार्ड है उसका भी जरूर रखें, एनआईटी प्लस बच्चों के लिए और आईआईटी वालों के लिए जेई एडवांस का एडमिट कार्ड, क्लियर। एक आपको पासपोर्ट साइज फोटोज भी रखने हैं, क्लियर। ये देखो इनकी यहाँ पे अपलोडिंग कर रहे हो आप, फिर इनकी जरूरत पड़ेगी आपको फिजिकल वेरिफिकेशन में, क्लियर, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जब आप जो आपको जोसा है उसने डाला हुआ है अपने पेज पे, ठीक है, एक पीडीएफ फॉर्म में, तो वहाँ पे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट उसमें डाला हुआ है उन्होंने, पेज नंबर 92 पे वो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। अब वहाँ से उसका प्रिंट ले लें, प्रिंट लेके उसे फिल कर लें, और किसी भी गवर्नमेंट डॉक्टर के पास आप जाके उसे ऑथराइज करा सकते हैं। उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, हाइट, वेट और कोई प्रॉब्लम, ब्लड ग्रुप वगैरह वगैरह, 2-4 चीज़ें हैं जो आपको फिल करनी है, ठीक है। तो वो आप बिल्कुल अपने पास रखें, क्लियर। ये सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपकी रेडी होनी चाहिए, ओके बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं आपको बता रही थी कि रिपोर्टिंग एट जो एडमिटिंग इंस्टीट्यूट है, ये काम आपका हो गया, आपने कॉलेज फिलिंग कर दी, आपके राउंड 1 to राउंड 5 आप चलते चले गए, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, मैं बता देती हूँ अभी, कि जैसे आप राउंड 1 में आपने कॉलेज चूज़ किए, ठीक है, राउंड 1 में कॉलेज चूज़ करने के बाद आपको लगा कि मेरी चॉइस का कॉलेज मुझे मिल गया, तो आपने फ्रीज कर दिया, ठीक है। लेकिन आपको लगा कि राउंड 2 में मुझे चांसेस हैं कि इससे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, तो आपने वो कॉलेज फिल कर दिया। राउंड 3 में भी आपने ऐसे ही किया, लेकिन आपको हर बार, मैं फिर वही बात कह रही हूँ, हर बार आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होती है, आपको एक ही टाइम पे करनी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बार बार नहीं कराना है, लेकिन आपको उसमें फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन जो भी है वो आपको चूज करना पड़ता रहता है हर राउंड के बाद, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपने एक बार फ्रीज चूज कर लिया तो आप आगे चूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। फ्लोट और स्लाइड में आप कर सकते हो, फ्लोट का ऑप्शन हमेशा चूज करते रहे, और आप राउंड 4 के बाद वो भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बताया ना मैंने आपको प्रीवियस में, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आगे मैं जो बताने वाली हूँ कि भाई आपको, अब आपका एडमिशन भी हो गया है, आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग सारे काम खत्म कर दिए, अब आपका कॉलेज आने की बारी आ गई। कॉलेज जाना है तो फिजिकल रिपोर्टिंग विद ऑल डॉक्यूमेंट्स, आपको फिजिकली वहाँ पे रिपोर्ट करना है, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है। ये ऐसा नहीं है कि किसी दिन आपको कोई फिक्स डे ऐसे बता दिया जाएगा 4 को इनको जाना है, 5 को इनको जाना है, नहीं, वो पूरी लिस्ट एक होगा कि भाई मान लो आपका आईआईटी मद्रास में हो गया, आपको आईआईटी मद्रास में जाना है या एनआईटी त्रिची में जाना है, कहीं भी जाना है, तो वहाँ पे जब आपका एडमिशन, वो एडमिशन है बेसिकली, फिर आप वहाँ जा ही रहे हो, फिर आपका वो एडमिशन ही हो गया, फिर आपकी क्लास भी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि अलग से आपको जाना है, क्लियर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वहाँ पे हॉस्टल फी अगर देनी है, जो आपका रिमेनिंग अमाउंट बच गया है, ठीक है, क्योंकि एनआईटीज में तो मैंने पहले बोला ना कि कुछ अमाउंट वो पहले ही ले लेते हैं, आईआईटी में है तो आपको देना पड़ेगा अलग से, ठीक है बेटा। अब उसके बाद एडमिशन फी, हॉस्टल फी, कंप्लीट एडमिशन प्रोसीजर, ये सारे आपको सेंटर पे जाके ही करने हैं, जो भी आपका इंस्टीट्यूट आपको मिला हुआ है, कॉलेज जो आपको अलॉट हुआ है, क्लियर। अब देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मेरे दिमाग में आए कि मैं आपको बता दूं। देखिए मैंने अगर फर्स्ट राउंड में फीस पे कर दी, तो क्या मुझे सेकेंड राउंड में मुझे दूसरा कॉलेज मिला, क्या मुझे दोबारा फीस पे करनी है? नहीं, एक ही बार फीस आपको पे करनी है, क्लियर। दूसरा कि इफ अ कैंडिडेट हैज अपीयर्ड क्लास 12th और एग्जामिनेशन फ्रॉम वन स्टेट बट अपीयर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट फ्रॉम अदर स्टेट, द कैंडिडेट स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी विल बी फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट फर्स्ट अपीयर्ड द क्लास 12th एग्जामिनेशन। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि कई बार बच्चे क्या करते हैं कि उन्होंने 12th में, मतलब जैसे कि 12th में उन्होंने अपना सीबीएसई बोर्ड से किया सपोज, ठीक है, तो वो उनका वही स्टेट ऑफ कोड एलिजिबिलिटी रहेगा जो उन्होंने 12th में किया है। अगर उन्होंने इम्प्रूवमेंट के लिए किसी और कॉलेज से, किसी और बोर्ड से किया है तो वो नहीं कंसिडर होगा, ठीक है। तो सिर्फ जो उन्होंने 12th में किया है वही होगा, फर्स्ट ईयर में जो उन्होंने किया है, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गई कि जैसे आपने कॉलेज लिस्ट है आपकी, ठीक है, उसमें लास्ट में, लास्ट राउंड में आके आपने एग्जिट, जैसे कि आप मान लो 5th राउंड में हो आप, क्लियर, 5th राउंड में आपने एग्जिट का ऑप्शन नहीं किया, ठीक है। अगर आप 5th में मैंने बोला ना कि एग्जिट का ऑप्शन नहीं होता है, इस तरीके से आप एग्जिट नहीं कर सकते हो,
क्लियर, आपको सीट एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। 5th राउंड में आईआईटी वाले बच्चों को जो सीट मिली वो उनको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। क्लियर, आपके पास 5th राउंड में विड्रॉ का ऑप्शन नहीं होता है, मैंने पहले ही बोला था, सिर्फ 4th राउंड तक विड्रॉ का ऑप्शन होता है। 5th राउंड में अगर आपने सीट को एक्सेप्ट नहीं किया तो पता है क्या होगा, 5th राउंड में सीट एक्सेप्ट नहीं करने पर इसका मतलब ये माना जाएगा कि आप जोसा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। सेकेंड थिंग, आप नेक्स्ट ईयर भी जोसा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो आपको वो सीट एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। अगर आपको कोई भी कॉलेज मिला, गांधीनगर मिला या कहीं भी कोई भी कॉलेज मिला, तो आपको वहाँ पे रिपोर्टिंग करनी ही है। अगर आपने नहीं करी तो आप माना जाएगा कि 5th राउंड की बात कर रही हूँ मैं, फर्स्ट सेकंड राउंड की बात नहीं कर रही हूँ, ये 5th राउंड की बात कर रही हूँ। तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दिमाग में मेरे अचानक आया कि आपको बता दूं, जो मिस हो गया था मुझसे वहीं पे, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। तो कुछ और पॉइंट्स अगर जो भी मिस हो गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं उनका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने सोचा कि भाई क्या क्या चीज़ें आपको प्रॉब्लम आएंगी, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं। फिर भी अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम ट्राई करेंगे कि आपको उन सब चीज़ों के रिप्लाई कर सकें। थैंक यू सो मच।